हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 9वीं के विज्ञान पाठ्य पुस्तक के लेसन 1 जैव विविधता एवं वर्गीकरण नामक अध्याय का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। अध्याय का पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनें। यहाँ पर सभी प्रश्नों का 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से एक विकल्प सही होगा तो उसे आप चुनकर यहाँ लिखेंगे। आपने पाठ में पढ़ा है, सही आंसर आप पहचान कर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, वर्गीकरण में पहला ऑप्शन गुण की पहचान जरूरी नहीं, ब ऑप्शन है वर्ग के सदस्यों में अधिक से अधिक समानता है, स ऑप्शन है समूह के सदस्यों में समानताएं नहीं होती, द ऑप्शन है कोई आधार नहीं। तो वर्गीकरण का क्या आधार है उसे इन चारों ऑप्शनों में ढूंढकर आप लिखेंगे। इसमें सही उत्तर है ब ऑप्शन, वर्ग के सदस्यों में अधिक से अधिक समानता है। तो समानता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है जीवों का, प्राणियों का, तो ब ऑप्शन सही होगा। दूसरा है, निम्न में से द्विबीजपत्री पौधा है। द्विबीजपत्री का अर्थ है जो बीज दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है वो द्विबीजपत्री कहलाता है। तो यहाँ ऑप्शन है अ है प्याज, ब है घास, स है केला और द है सरसों। तो प्याज, घास और केला का जो बीज है वो 2 भागों में विभक्त नहीं होता, 2 बराबर भागों में आप उसे विभक्त नहीं कर सकते। तो ये सरसों का बीज यहाँ पर सही ऑप्शन है। सरसों को आप तोड़ेंगे, सरसों दाना को, तो वो 2 बराबर भागों में आपको टूटा हुआ मिल जाता है। तीसरा है, मछली एवं कबूतर के बीच एक जैसा मिलने वाला लक्षण नहीं है। अ है धारा रेखी शरीर, ब है अंडे देना, स है कशेरुकदन की उपस्थिति, द है पंखों की उपस्थिति। तो यहाँ पर धारा रेखी शरीर, अंडे देना, कशेरुकदन की उपस्थिति ये दोनों में पाया जाता है मछली और कबूतर में, लेकिन पंखों की उपस्थिति, कबूतर में पंख होते हैं और मछली में फिन्स होते हैं, क्योंकि पंख की सहायता से कबूतर उड़ता है, लेकिन मछली जो है उसका जो वो पंख है, मछली के जो फिन्स होते हैं उसकी सहायता से मछली उड़ान नहीं भर सकती, वो केवल पानी में तैर सकती है, हवा में उड़ नहीं सकती। तो उसके जो पंख है, मछली के पंख फिन्स होते हैं और कबूतर के पंख फीदर, जो फीदर कहलाता है, वो कबूतर पंख की सहायता से हवा में उड़ता है। तो यहाँ पर द ऑप्शन, पंखों की उपस्थिति, ये राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, उसमें आपको सही उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, समूहीकरण व खाली स्थान की प्रक्रिया में आधार चुनना आवश्यक है। तो यहाँ पर उत्तर आएगा वर्गीकरण। समूहीकरण व वर्गीकरण की प्रक्रिया में आधार चुनना आवश्यक है। दूसरा है, खालिस्तान जगत में प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ खालिस्तान में मोनेरा आएगा, मोनेरा राइट आंसर है। मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया जाता है। मोनेरा जीवाणु होता है। प्रोकैरियोटिक का अर्थ होता है जिसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहता है। यूकैरियोटिक में, जो यूकैरियोटिक जीव है उसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहता है और प्रोकैरियोटिक में नहीं रहता। तीसरा, 5 जगत वर्गीकरण खाली स्थान ने दिया। 5 जगत वर्गीकरण R.H. विटेकर ने दिया, जो वैज्ञानिक थे R.H. विटेकर, इसका राइट आंसर है। तीसरा है, फंजाई या फंगाई कवक जगत के 2 विभेदक लक्षण लिखिए। तो कवक जगत के 2 लक्षण आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे यहाँ उत्तर में लिखा है। फंगाई कवक ऐसे जीव है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये मृत एवं सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। कवक क्या होता है? कवक जो है वो दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करता है या मृत सड़े गले चीज़ों को वो भोजन के रूप में अवशोषित करता है। यहाँ फंगाई के 2 प्रमुख विभेदक लक्षण बताए गए हैं। पहला है, फंगाई या फंजाई एक ही चीज़ है जिसको हिंदी में कवक कहा जाता है। फंजाई के जीव परपोषी
हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। इनमें हरित लवक या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। सूर्य के प्रकाश में वो अपना भोजन बनाते हैं। किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा वो भोजन बनाते हैं। लेकिन जो कवक होता है, फंजाई होता है, वो नहीं बना सकता अपना भोजन, वो दूसरों पर डिपेंड करता है। दूसरा है, इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। किसमें? फंजाई में। यह पौधों की कोशिका भित्ति से भिन्न होती है। उदाहरण हैं यीस्ट, मशरूम, राइजोपस आदि। तो इसकी कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी होती है। तो इस तरह से आपको 2 प्रमुख विभेदक लक्षण की जानकारी मिल गई। ये आप आंसर में लिख सकते हैं। चौथा है, उभयचर एवं सरीसृप में कोई 2 अंतर लिखिए। तो उभयचर के बारे में लिख सकते हैं कि पहला, ये जल तथा स्थल दोनों स्थानों पर रहते हैं। दूसरा, ये मुख्यतः स्थल पर रहते हैं, जैसे मेढक, टोड आदि। मेढक को देखा होगा आपने कि वो पानी में भी रहता है और ज़मीन पर थल में भी रहता है। तो जो दोनों जगह पे रहता है वो उभयचर जीव कहलाता है। इसको एम्फीबिया भी बोलते हैं। और अगला है सरीसृप, रेप्टिलिया। तो इनकी त्वचा नम एवं चिकनी होती है। और दूसरा, इनकी त्वचा शुष्क तथा शल्क युक्त या स्केली होती है, जैसे सांप, छिपकली, कछुआ आदि। 5वां प्रश्न है, फंजाई की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, फिर भी उन्हें प्लांटी जगत के अंतर्गत क्यों नहीं रखा जाता? कोई एक कारण लिखिए। तो उत्तर है, यद्यपि फंजाई की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, फिर भी इन्हें प्लांटी या पादप जगत में नहीं रखा जाता, क्योंकि इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। अर्थात क्लोरोफिल नहीं होने के कारण ही कवक को प्लांट जगत या पादप जगत में नहीं रखा जाता। क्लोरोफिल से प्लांट जो है वो भोजन बनाता है सूर्य के प्रकाश में, लेकिन फंगाई भोजन नहीं बना सकता क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तथा परपोषी होते हैं। 6वां प्रश्न है, सर्प एवं कछुए को एक साथ रखने का क्या आधार है? तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, सर्प एवं कछुआ दोनों सरीसृप रेप्टिलिया वर्ग के जीव है, इसलिए इन्हें एक साथ रखा जाता है। इनके समान लक्षण निम्नलिखित है। पहला है, सर्प और कछुए दोनों की त्वचा शुष्क तथा शल्कयुक्त होती है। दूसरा है, दोनों फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। तीसरा है, दोनों शीत रक्त या कोल्ड ब्लडेड जीव है। चौथा है, दोनों अंडे देते हैं। 5वां, दोनों कशेरुकी या वर्टिब्रेट प्राणी हैं। दोनों में कशेरुका होती है, रीढ़ की हड्डी दोनों में होती है, सर्प और कछुए में। 7वां प्रश्न है, ऐसे 5 पौधों के नाम बताइए जिनके बीजों में 2 बीज पत्र पाए जाते हैं। उत्तर है, जिन पौधों के बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। 2 बीज पत्र का अर्थात कॉटिलिडॉन्स और द्विबीजपत्री का अर्थ है डाइकोट। तो यहाँ पे इनका उदाहरण दिया है, सरसों के बीज, मटर है, चना है, आम है, नीम है। ये जो है ये बीज द्विबीजपत्री कहलाते हैं। इन बीजों को विभक्त करेंगे तो ये 2 बराबर हिस्सों में टूट जाते हैं, तो ये 2 बीजपत्री कहलाते हैं। 8वां है, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो उत्तर है, पृथ्वी पर लाखों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इन सभी जीवों का अलग अलग अध्ययन करना कठिन होता है, इसलिए समान लक्षणों वाले जीवों को एक समूह में रखने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। वर्गीकरण की आवश्यकता के कारण क्या कारण है? पहला है, जीवों का अध्ययन सरल एवं व्यवस्थित हो जाता है। दूसरा है, समान एवं असमान लक्षणों की पहचान आसानी से होती है। तीसरा पॉइंट है, नए जीवों की पहचान करना सरल हो जाता है। चौथा पॉइंट, वैज्ञानिकों के बीच अध्ययन एवं जानकारी का आदान प्रदान आसान होता है। 5वां बिंदु है, जीवों के विकास एवं आपसी संबंधों को समझने में सहायता मिलती है। तो इन कारणों से जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति से आप क्या समझते हैं? इसके अंतर्गत जीवों के नाम किस प्रकार लिखे जाते हैं? कोई 2 उदाहरण दें। उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, द्विनाम पद्धति बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर वह वैज्ञानिक नामकरण पद्धति है जिसमें प्रत्येक जीव का नाम 2 शब्दों में लिखा जाता है। इस पद्धति का प्रतिपादन कैरोलस लिनियस ने किया।
नाम लिखने के नियम हैं, पहला शब्द वंश या जीनस का होता है, दूसरा शब्द जाति या स्पीसीज का होता है, तीसरा है वंश का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, चौथा जाति का नाम छोटे स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, पांचवा दोनों शब्द तिरछे इटालिक लिखे जाते हैं, यदि हाथ से लिखें तो दोनों शब्दों के नीचे अलग अलग रेखा खींची जाती है। पहला है होमो सेपियंस मनुष्य, दूसरा है पैंथेरा लियो शेर। द्विनाम पद्धति के आधार पर मनुष्य और शेर का नामकरण हुआ है, होमो सेपियंस और पैंथेरा लियो। 10वां प्रश्न है चूहा और चमगादड़ में समान लक्षण कौन कौन से हैं, लिखें। तो चूहा और चमगादड़ में क्या समानता है उसको लिखना है। उत्तर है चूहा और चमगादड़ दोनों स्तनधारी या मेमेलिया वर्ग के जीव हैं। इसमें समानताएं हैं, दोनों कशेरुकी है या वर्टिब्रेट है, दोनों के शरीर पर बाल पाए जाते हैं, दोनों फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं, दोनों बच्चे को जन्म देते हैं, पांचवा है दोनों अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, छठवां है दोनों का शरीर उष्ण रक्त वार्म ब्लडेड होता है। इस प्रकार से यहाँ पर 6 लक्षण दिए गए हैं, 6 लक्षणों की समानता आप बता सकते हैं। प्रश्न 11 है 5 जगत वर्गीकरण के क्या आधार है, ये 5 जगत कौन कौन से हैं, विस्तार से समझाइए। उत्तर है सन 1969 में R.H. विटेकर ने जीवों को 5 जगतों में वर्गीकृत किया। 5 जगत वर्गीकरण के आधार है, पहला कोशिका का प्रकार प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, जिसमें प्रोकैरियोटिक में कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती और यूकैरियोटिक में कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। दूसरा शरीर का संगठन एक कोशिकी या बहुकोशिकी होती है। एक कोशिकी अर्थात एक सेल से बना हुआ शरीर और बहुकोशिकी अर्थात अनेकों सेल्स मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। तीसरा है पोषण की विधि, स्वपोषी या परपोषी। स्वपोषी अर्थात स्वयं भोजन निर्माण करते हैं अपना, और परपोषी का अर्थात दूसरों से या दूसरे के शरीर से भोजन प्राप्त करता है, वो परपोषी जीव कहलाता है। जैसे आपने ऊपर में पढ़ा कवक, कवक जो है वो विषमपोषी या परपोषी कहलाता है, और पौधे स्वपोषी कहलाते हैं क्योंकि पौधे अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। चौथा है कोशिका भित्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति। पांचवा है जनन एवं विकास की विशेषताएं। इस प्रकार से जीवों का 5 जगत वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पर उदाहरण है प्रोकैरियोटिक, मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय होते हैं। उदाहरण है जीवाणु। मोनेरा जगत के जो जीवाणु हैं, जीव है, वो प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटिस्टा जगत के जीव यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय होते हैं, जैसे अमीबा और यूग्लिना। फंजाई परपोषी होते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। उदाहरण है मशरूम और ईस्ट। प्लांटी जगत के बहुकोशिकीय होते हैं, स्वपोषी होते हैं और इसमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। उदाहरण है आम, नीम या दूसरे पेड़ पौधे। पांचवा एनिमिलिया। एनिमिलिया जगत के जीव बहुकोशिकीय होते हैं, परपोषी होते हैं, कोशिका भित्ति इनमें नहीं होती है। उदाहरण है मनुष्य, गाय, शेर आदि जीव। ये स्वपोषी नहीं कहलाते क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं के शरीर में निर्माण नहीं करते, दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं या दूसरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। 12वां प्रश्न है आधार बदल जाने पर वर्गीकरण का स्वरूप भी बदल जाता है। इस कथन से आप सहमत हैं या नहीं, कारण सहित लिखिए। उत्तर है हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ। कारण क्या है? पहला कारण है वर्गीकरण जीवों के लक्षणों एवं वैज्ञानिक जानकारी पर आधारित होता है। दूसरा है समय के साथ नए जीवों की खोज होती रहती है। तीसरा है सूक्ष्मदर्शी एवं आधुनिक तकनीकों से जीवों की नई विशेषताओं की जानकारी प्राप्त होती है। चौथा है नई जानकारी मिलने पर पुराने वर्गीकरण में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। पांचवा है इसी कारण 2 जगत वर्गीकरण के स्थान पर 5 जगत वर्गीकरण अपनाया गया। तो समय के साथ साथ बहुत सारे तकनीकों का विकास हुआ। आधुनिक तकनीक प्राप्त होने पर जीवों के वर्गीकरण में बढ़ोतरी हो गई। पहले 2 जगत वर्गीकरण होता था, बाद में 5 जगत वर्गीकरण अपनाया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में अध्याय 1 के प्रश्न अभ्यास का उत्तर अच्छी तरह से मैंने समझा दिया है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले पार्ट में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।